साथियों, आज हम आपकी बात करेंगे। अगर आप शेयर बाजार में हैं, शेयर बाजार में निवेशित हैं और एक रिटेलर हैं। साथियों, हमारी फंड हाउसेस के जो फंड मैनेजर्स हैं उनसे अक्सर बात होती रहती है और साथियों, इस बातचीत का जो परिणाम निकल करके आता है वो परिणाम ये है कि जो आज बाजार में 15% से लेकर के 18% के बीच ये जो रिटेलर है, जो शेयर बाजार में निवेश करता है, साथियों ये रिटेलर शेयर बाजार का बेताज बादशाह है। साथियों, ये रिटेलर जो है वो शेयर बाजार में फंड हाउसेस और बड़े निवेशक से अधिक मजबूत है। अगर हम ये कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। साथियों, जब से पूरी दुनिया में, जिसमें भारतीय शेयर बाजार भी शामिल है, इंडेक्स फंड के ETF आ गए हैं और ट्रेड होने लगे हैं, तब से रिटेल निवेशक जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है वहां शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ना के बराबर खर्च आता है। अगर हम उससे कंपेयर करें जो खर्च म्यूचुअल फंड में आता है, साथियों ये अधिकांश जो है अपना पैसा, जिनके पास समय नहीं है, ऐसे ETF में लगाते हैं। साथियों, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि साथियों ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, और अगर हम भारत की बात करें तो जो सेबी है और भारत सरकार का भी कुछ ऐसा ही सूचना है, वहां पर जो फंड एक्सपर्ट हैं वो निवेशकों की जरूरत के हिसाब से कड़े और बड़े मापदंडों के आधार पर कंपनियों का चुनाव करते हैं। हर 6 महीने में चुनाव करते हैं और जो कंपनियां उनके टेस्ट में, उनकी जो क्राइटेरिया है उसमें नहीं आते हैं, उनको बाहर कर देते हैं और नए शामिल कर लेते हैं। साथियों, ये काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और इनका पूरा ध्यान कंपनियों के चुनाव में निवेशकों के हितों का रहता है। तो साथियों, सरकार, सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस का यही नजरिया है कि रिटेल निवेशक, उनके हितों का ध्यान रखा जाए और वो मार्केट से जुड़े ऐसे लोग भी जिनके पास समय नहीं है। और साथियों, जिनके पास समय है वो शेयर बाजार में सीधा निवेश करते हैं। साथियों, जहां तक फंड हाउसेस की बात है, ये म्यूचुअल फंड हो, FII हो, FPI हो, साथियों आपने देखा होगा कि ये फंड हाउसेस तरह तरह से अपनी स्कीम बेचने के लिए आपको समझाते हैं। साथियों, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें इन सबका कमीशन होता है और ये अतिरिक्त कमीशन आपकी जेब से जाता है। और वहां पर जो एक्सपर्ट्स की टीम होती है, जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, जो उनका मेंटेनेंस होता है, ये कहां से जाता है? ये सब आपके जेब से जाता है। और इसके बाद वो प्रॉफिट भी कमाते हैं, वो भी आपके जेब का पैसा है। और इन तमाम बातों से आपके निवेश पर भी असर पड़ता है। तो साथियों, हम आगे बातचीत करेंगे कि जो वो समझाते हैं कि आप फंड हाउसेज में निवेश करें, तो उनका पक्ष क्या है। साथियों, पहली बात तो ये आती है कि वो ये समझाते हैं कि उनके पास बड़ी बड़ी एक्सपर्ट्स की टीमें हैं, काफ़ी प्रशिक्षित लोग हैं, बेस्ट रिसर्च करते हैं, उनकी टीम अच्छी रिसर्च टीम है, उनके पास एक बड़ा फंड है। साथियों, वो ये भी कहते हैं
कि वो सीधे जो कंपनीज हैं उनके संपर्क में भी रहते हैं और उनसे भी जानकारी करते हैं और अच्छा इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से निवेशक को बहुत फायदा होता है। साथियों, वो ये भी समझाते हैं कि एक छोटा निवेशक ये सब कुछ नहीं कर सकता और अगर निवेश में बड़ा फायदा चाहिए तो किसी न किसी फंड हाउसेस की किसी न किसी स्कीम में वो निवेशक शामिल हो जाए। साथियों, ये तो बात निवेशकों को अक्सर समझाई जाती है। अब हम इसका बारी बारी से एनालिसिस करते हैं। साथियों, ये सच है कि उनके पास रिसर्च की टीम होती है, फंड्स मैनेजर होते हैं, लेकिन साथियों ये सब उनको जो पैसा दिया जाता है कहाँ से जाता है? ये आपकी जेब से जाता है। साथियों, ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। ये कभी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि रिस्क लेने का मतलब ये है नौकरी पे खतरा। ये साथियों हमेशा यही सोचते हैं कि जिन बड़े बड़े निवेशकों ने इनके फंड हाउसेस में पैसा जमा किया है उनकी सुरक्षा बनी रहे। इसलिए साथियों, ये सब जितने फंड हाउसेस के जो फंड मैनेजर्स हैं ये सब आपस में मिल करके दूसरे फंड हाउसेस को फॉलो करते हैं, क्योंकि साथियों अगर उन्होंने किसी फंड में निवेश किया, किसी कंपनी में निवेश किया और उस कंपनी के शेयर्स गिरे तो इससे ज़्यादातर फंड हाउसेज प्रभावित होंगे और उनके पास एक जवाब होगा कि ये केवल उनका ही मामला नहीं है, ये तो सबका मामला है। तो साथियों, पहली बात तो ये है कि ये आपको बचाने में नहीं बल्कि अपने को बचाने में लगे रहते हैं। इनके पास इतना उत्साह नहीं होता है कि ये लीक से हट करके कुछ ऐसा निर्णय ले सकें उस कंपनी पर जो आउट परफॉर्म करने वाली है। इसलिए साथियों, ये हमेशा अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर पैनिक में रहते हैं और साथियों जो ऐसे पैनिक में रहेगा उससे अक्सर गलत निर्णय भी हो जाते हैं, क्योंकि साथियों इन लोगों से एक एक कंपनी के निवेश पर सदैव उनके मैनेजमेंट की बातचीत चलती रहती है, जो फंड हाउसेस का जो मैनेजमेंट है। साथियों दूसरी बात एक ये है कि इन फंड हाउसेस में जब लोग अपना पैसा जमा करते हैं, अर्थात इनके यहाँ जब कैश का इनफ्लो होता है, तो साथियों उसका एक निश्चित प्रतिशत इनको स्टॉक पे लगाने की मजबूरी होती है। मार्केट कितना ही ऊपर हो, लेकिन उस ऊपर के मार्केट में भी इनको पैसा लगाने की मजबूरी होती है। और साथियों जब मार्केट गिरता है तो अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग फंड हाउसेस से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे समय में जब लोग पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, इनके पास पैसे की डिमांड आती है, तो इनकी मजबूरी हो जाती है कि उस गिरे हुए मार्केट में भी शेयर्स को बेच करके जमा करता है उनका पैसा वापस करें। तो साथियों हम ये कह सकते हैं कि निवेश करने अर्थात खरीदारी करने और अपने स्टॉक को बेचने में स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि ये कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो यह इन पे नियंत्रण करता है। साथियों तीसरी बात है कि इन पर जो रेगुलेटरी की गाइडलाइंस हैं, अर्थात कितना आप लार्ज कैप में, कितना आप मिड कैप में, कितना आप
स्मॉल कैप में रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ कंपनीज की निश्चित लिस्ट होती है जिसके अंतर्गत ही इन्हें निवेश करना होता है, अर्थात ये कंपनी के निवेश पर बंधन से बंधे होते हैं और इनको फॉलो करने की इनकी मजबूरी होती है। साथियों, इन मजबूरी के अंतर्गत इनको काम करना पड़ता है जिसका असर निवेश के रिटर्न पर होता है। साथियों, एक अलग बात है, ये कहा जाता है, आपने देखा होगा, यदि आप छोटे निवेशक हैं और आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट पर वहां से जानकारी के लिए उनका फोन उन्हें करें तो शायद हो सकता है कि आपके फोन को कोई पिक ना करे। लेकिन साथियों, जब ये बड़े बड़े फंड हाउसेस के फंड मैनेजर कंपनीज के मैनेजमेंट को फोन करते हैं तो बड़े खुशी खुशी इनसे मिलने के लिए तैयार होते हैं। साथियों, जो फंड हाउसेस के फंड मैनेजर हैं उस कंपनी की स्थिति को जानने का पूरा प्रयास करते हैं और कभी कभी वहां विजिट भी करते हैं। लेकिन साथियों, आप क्या सोच सकते हैं, जिसने 5,000, 8,000, 10,000 और 20,000 करोड़ का जिसने व्यवसाय खड़ा कर रखा है, साथियों वो मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा। जिसने इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर रखा, उसके अंदर अपना माल बेचने की कला होगी। और साथियों, ऐसा अक्सर देखा गया है कि बड़े तरीके से कंपनी का ऐसा मैनेजमेंट जो है वो फंड मैनेजर्स को बहका देता है और फंड मैनेजर उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो साथियों, इससे निवेशकों का नुकसान ही होता है। साथियों, जो बड़े निवेशक हैं, जैसे आप राधा किशन दमानी, राकेश झुंझुनवाला का भी नाम ले सकते हैं। साथियों, जब ये किसी कंपनी में बड़ी खरीदारी करते हैं तो बाजार में एक खबर फैल जाती है और खबर फैलने का परिणाम ये होता है कि उसके शेयर्स काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। और साथियों, उसका भी परिणाम ये होता है कि ये बड़े निवेशक और आगे खरीदारी नहीं कर पाते और करते भी हैं तो बड़े ऊंचे रेट पे इन्हें करनी पड़ती। लेकिन साथियों, आप देखें आपके पास क्या होता है, ये स्थिति आपके पास नहीं होती। आप अपना निर्णय लेते हैं, आप 2, 4, 10 हजार, 2,000, 5,000 शेयर्स खरीदते हैं जो कहीं भी चर्चा का विषय नहीं बनता। साथियों, अगर इन सब बातों की हम तुलना अगर आपसे करें तो साथियों आप स्वतंत्र हैं, आपके पास कोई नौकरी जाने का खतरा नहीं है और आप अपने फैसले बड़े आराम से ले सकते हैं और बड़ी शांति के साथ ले सकते हैं। आप बिल्कुल पैनिक में नहीं होते, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। साथियों, आपका पैसा आपके पास है, आप उसे निवेश करें या निवेश न करें, कब निवेश करें, किस स्तर पर निवेश करें, इसका फैसला पूरा आप लेते हैं। आपको आपके पास पैसा आने और पैसा जाने इसका कोई दबाव नहीं होता कि आपको निवेश करना ही है। साथियों, आप किसी रेगुलेटरी गाइडलाइन से गवर्न नहीं होते कि आप कैसी कंपनियों में कितने परसेंटेज पर कैसा पैसा लगाएंगे। साथियों, आप किसी सूची से गवर्न नहीं होते कि आपको मजबूरी में उसी सूची के शेयर्स ही खरीदने हैं। आप अपनी पसंद की किसी भी कंपनी में जिसका ग्रोथ अच्छा है वहां आप पैसा लगा सकते हैं। साथियों, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जब ये पैसा लगाते हैं तो इन्हें अपनी इज्जत भी प्यारी होती है कि अगर यदि किसी कंपनी पे इन्होंने पैसा लगा दिया, उस कंपनी में फ्रॉड हुआ, वो डूब गया, तो इनकी इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगता है। लेकिन साथियों, आपने किसी कंपनी पे पैसा लगा दिया, कुछ भी हो गया तो आपकी खबर कहीं नहीं बनती।
इसलिए ये इन खबरों से, इन बातों से इनके मन में एक डर पैदा होता है और ये निवेश करते समय अपनी सीमाओं को बहुत सीमित कर लेते हैं। लेकिन आपके पास ऐसी कोई सीमा नहीं है। साथियों, आप जिस मात्रा में शेयर खरीदते हैं वो कोई चर्चा का विषय नहीं बनता। उसकी इतनी अल्प मात्रा होती कि कोई बात नहीं करता और आराम से आप उसी भाव में अपने अनुसार शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। उसका बाजार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथियों, आप अपना निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपको किसी कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मैनेजमेंट आपसे बात करना भी चाहे तो उससे बात करने में आपका कोई हित नहीं है, क्योंकि ये कंपनी का मैनेजमेंट हमेशा जब बात करेगा आपसे या ये जो फंड मैनेजर से बात करता है तो अपने कंपनी के हित को देखता है और वो चाहता है कि उसके कंपनी में अधिक से अधिक निवेश हो, अर्थात एक तरह से वो अपना प्रोडक्ट बेचता है। तो साथियों, सबसे फायदेमंद है कि आपकी किसी कंपनी के मैनेजमेंट से सीधा बात नहीं होती। साथियों, आप अपना निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। आप बिल्कुल मजबूत पोजीशन पर बैठे हुए हैं जहां आप अपने हित में पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। साथियों, यही एक बात है कि रिटेलर जो है इस शेयर बाजार का बेताज बादशाह है। फंड हाउसेस और बड़े निवेशक से अधिक मजबूत है। 15% से 18% इसकी पर्याप्त मात्रा है और ये सीधा निवेश करके अपने हित को पूरी तरह से बना सकता है। और जिनके पास समय बिल्कुल ना के बराबर है वो किसी भी इंडेक्स के ETF में निवेश करके शेयर मार्केट का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।